हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि यायावर साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लें कि यायावर का मतलब होता है घुमंतू। खास करके इसमें मंगोल साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप देखें दोस्तों कि मंगोल साम्राज्य इतना दूर में फैला हुआ था, यानी आधा एशिया और कुछ यूरोप का हिस्सा। यहाँ पे एक छोटा सा देश है मंगोलिया। मंगोलिया में लोग अलग अलग कबीले में बटे हुए थे। इनका प्रमुख काम था पशुपालक और शिकार करना। इसी में से एक कबीले में चंगेज खां का जन्म होता है। चंगेज खां के पिता येसुजेई एक कबीला के हेड थे। यहाँ पर एक कबीला दूसरे कबीले पर अटैक किया करते थे, यानी एक दूसरे में संघर्ष हुआ करता था। इसी बीच दूसरे कबीला के जमुका नामक एक व्यक्ति ने चंगेज खां के पिता येसुजेई की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद चंगेज खां का पूरा कबीला उजड़ जाता है और उसके बाद चंगेज खां को बेच दिया जाता है। किसी तरीके से उसकी माता ओलुन ईके ने पाल पोस कर बड़ा करते हैं। उसके बाद एक महिला बोटे से चंगेज खां की शादी कर देते हैं। बाद में वही चंगेज खां पूरे मंगोलिया का एक सरदार बन जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे वो दूसरे एरिया में भी लूटने लगता है और पूरे साम्राज्य को इतना बड़ा में फैला देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक जगह है निशापुर। इसी का एक राजा था जिस पर चंगेज खां अटैक करता है और यहाँ के राजा से संघर्ष करता है, लेकिन निशापुर के राजा भाग जाते हैं। उसी का एक पुत्र होता है मंगर बनी, जो कि भारत की तरफ भागने लगता है। चंगेज खां भी उसका पीछा करते करते भारत के बॉर्डर तक आता है, लेकिन उस समय दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश राज कर रहे थे। चंगेज खां इल्तुतमिश को कहते हैं कि अपने साम्राज्य से उसे बाहर निकाल दिया जाए, नहीं तो भारत पर वह अटैक कर देगा। किसी तरीके से इल्तुतमिश मंगर बनी को भारत से बाहर कर देते हैं और उसके बाद चंगेज खां वहीं रुक जाता है। तो कई बार भारत पर भी अटैक करने का कोशिश किया था, लेकिन किसी तरीके से युद्ध टल जाता था। यानी चंगेज खां भारत पर एक बार नहीं कई बार आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन किसी न किसी तरीके से आक्रमण टल जाता था। दोस्तों, आपको बता दें कि चंगेज खां की बहुत सारी पत्नियां थी, यानी वो जहां जाता था किसी भी महिला से शादी कर लेता था। कहा जाता है हर 5 व्यक्ति में एक व्यक्ति चंगेज खां के वंश होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे वंश हैं, लेकिन खास करके चंगेज खां की शादी होती है बोर्टे नामक महिला से। उसी से जो संतान होते हैं, उसी से ही चंगेज खां के वंश को माना जाता है। तो खास करके उसके 4 पुत्र थे, जिसका बड़ा पुत्र था जोची, उसके बाद चगताई, उसके बाद ओंगोदेई और एक था तुलोई। बाद में यहीं पर आप देख रहे हैं कि उसके पुत्र थे बातू, उसके बाद बरके, उसके बाद गोमुख। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्के, कबुलाई। इसके बारे में हम लोग और आगे अच्छे से समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने साम्राज्य को 4 भाग में बांट देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले महान खान होता है। महान खान ओंगोदेई को ही कहा जाता है, यानी ओंगोदेई को चंगेज खां प्यार से महान खान कहकर पुकारता था। तो ये महान खान के नाम हो जाता है, यानी यहाँ का शासक ओंगोदेई हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं रूस वाला एरिया, इसमें जोची शासक बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बीच वाला एरिया चगताई साम्राज्य बन जाता है और उसके बाद ये वाला जो एरिया देख रही है चौथे बेटे के नाम पर हो जाता है, यानी साम्राज्य 4 भागों में विभक्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रेशम मार्ग दिया हुआ है। चंगेज खां ने जो रोम से चीन तक जो मार्ग जाता था, रेशम मार्ग, उसे चीन से खींच करके काराकोरम तक कर दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं चंगेज खान के बारे में विस्तार से। चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी में ओनोन नदी के किनारे मंगोलिया में हुआ था। चंगेज खां का बचपन का नाम था तेमुजिन। उसके पिता का नाम था येसुजेई, जो कि कबीला के हेड थे। माता का नाम था ओलुन ईके और पत्नी थी बोर्टे। उसके बाद चंगेज खां बौद्ध धर्म को मानता था। तेमुजिन का एक मित्र होता है ओंग खान। ओंग खान के साथ मिल करके अपने पिता के हत्यारे को जमुका नामक व्यक्ति को 1190 में हत्या कर देता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सरदारों की सभा, यानी कुरिलताई। कुरिलताई सरदारों की सभा को कहा जाता था।
यानी वहां पे जब चंगेज खान बड़ा हो जाता है तो अलग अलग कबीला के लोग उसे हेड मानते हैं और पूरे कबीला का हेड बन जाता है चंगेज खान। इसीलिए उसको नाम दिया जाता है चंगेज खान। चंगेज खान का मतलब होता है सार्वभौम शासक, यानी वो सभी का शासक बन जाता है। इसी का ही नाम बाद में समुद्र खान भी रखा जाता है। आगे दिया हुआ है नौ मुसलमान। इस समय भारत पर दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन शासन कर रहे थे। उसी समय मंगोल के कुछ लोग दिल्ली में आकर बस जाते हैं। उन्हीं लोगों को नौ मुसलमान कहा जाता था। उसके बाद मंगोल साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है कि दशमलव पद्धति, ये एक 10 पर एक हेड होता था, यानी 10 पर किसी एक आदमी को हेड बनाया जाता था। उसी तरीके से 100 पर किसी एक आदमी को हेड बनाया जाता था। 1000 पर भी एक आदमी को हेड बना दिया जाता था। इस तरीके से 10 पर, 100 पर, 1000 पर, 10,000 पर कोई एक हेड होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। नोयान, सैन्य टुकड़ी में जो चयनित कप्तान होते थे उनको नोयान कहते थे। आंडा, आंडा बोलते हैं सगा भाई को। मंगोलिया में एक वर्ड है आंडा। आंडा का मतलब सगा भाई। चंगेज खान खास करके किसी को भी आंडा कहकर पुकारता था, यानी उसका मानना था कि तुम मेरे अपने भाई हो। यही सुन करके लोग उसकी और भी मदद किया करते थे और कहीं भी अटैक कर दिया करते थे। उसके बाद दिया हुआ है उलूस। उलूस का मतलब होता है जिस क्षेत्र को आक्रमण करके जीता जाता था उसी को ही उलूस कहते थे। चंगेज खां के 4 पुत्र थे। जोची, जो कि सबसे बड़ा पुत्र था, रूस क्षेत्र का शासक बन जाता है। चगताई, जो कि पामीर पहाड़ के उत्तर क्षेत्र का शासक बनता है। ओंगोदेई, जो कि चीन के शासक होते हैं और इन्हीं को ही महान खान कहकर चंगेज खान पुकारा करता था। तोलोई, तोलोई छोटा पुत्र था जो कि मंगोल क्षेत्र का शासक बन जाता है। आगे दिया हुआ हरकारा पद्धति, दूर इलाके से संपर्क बनाए रखने के लिए 1-1 किलोमीटर पर एक घोड़ा और उसके साथ एक सेना रखता था, जिसको हरकारा पत्ती कहते थे। यानी मान लीजिए कि अगर किसी को कहीं सूचना देना होता था तो ये 1 किलोमीटर चल करके यहाँ जाता था, वहां से लेकर के दूसरा घोड़ा होता था, वहां से वहां जाता था। इस तरीके से बहुत ही फास्ट तरीके से किसी भी सूचना को कहीं भी पहुंचा दिया जाता था। उसके बाद दिया हुआ है कुबकुर टैक्स। कुबकुर टैक्स होता था पशु कर। मंगोल साम्राज्य में एक टैक्स होता था कुबकुर टैक्स। इसमें जिसके पास भी अगर 10 घोड़ा है उसमें से एक घोड़ा मंगोल साम्राज्य को देना पड़ता था। आगे दिया हुआ है यास। यासा बोलते हैं नियम संहिता को, यानी मंगोल साम्राज्य में कुछ नियम कानून थे, यानी संविधान की तरह ही एक नियम कानून होता है। उसी नियम के हिसाब से मंगोल साम्राज्य के लोग शासन करते थे और वहां पे लोग फॉलो करते थे। आगे दिया हुआ है मंगोल का धर्म। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मंगोल धर्म बौद्धिस्ट होते हैं। बाद में उनके कोई वंश ईसाई धर्म को कबूल करते हैं और बाद में वही इस्लाम धर्म को भी कबूल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके वंश में थे एक बरके। पहले वो बौद्ध धर्म से ईसाई बनते हैं और ईसाई के बाद वह मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तैमूरलंग, तैमूरलंग मंगोलों का दामाद हो जाता है। तैमूरलंग का जन्म 1336 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में होता है। यह अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए मंगोल साम्राज्य की एक महिला से शादी कर लेता है और उसके बाद अपने आप को मंगोलों का दामाद घोषित कर देता है, जिससे ऑटोमेटिक उसकी शक्ति बढ़ जाती है। उसके बाद दिया हुआ है सुरक्षित यात्रा के लिए एक पास बना दिया जाता था, उसको कहते थे फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में उसी को ही जेरेज कहते थे। आगे दिया हुआ है याम, यह एक संचार प्रणाली थी। उसके बाद है कुबलई खान। पूरे चीन को मंगोल साम्राज्य में मिलाने वाला एक कुबलई खान होता है जो कि खास करके चंगेज खान के वंश में ही होते हैं। उसके बाद दिया हुआ है मंगोल साम्राज्य का पतन। तो मंगोल साम्राज्य का पतन आपसी संघर्ष और आंतरिक विभाजन के कारण हो जाता है, यानी ये आपस में ही लड़ने लगते हैं और इसके बाद मंगोल साम्राज्य का खात्मा हो जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था 4वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य में सेना की संख्या लगभग कितनी थी? तो इसका सही जवाब था 6 लाख सेना, यानी 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सेना थी। और आज का पहला सवाल, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है चंगेज खान। चंगेज खान को ही मंगोलिया में गेंगिस खान भी कहते हैं। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य का विस्तार किस क्षेत्र में सबसे अधिक था? इसका राइट आंसर है एशिया में था। अगला सवाल है, चंगेज खान की सेना का प्रमुख हथियार क्या था? राइट आंसर है धनुष और बाण।
खास करके किसी भी सेना के पास धनुष और बाण अवश्य हुआ करते थे। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन की प्रणाली किस पर आधारित थी? राइट आंसर है सैन्य कमांड। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य का पतन मुख्य रूप से किस कारण से हुआ? राइट आंसर है आंतरिक विभाजन और उत्तराधिकारी संघर्ष। चंगेज खान के वंश आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिसके बाद मंगोल साम्राज्य का खात्मा हो जाता है। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य में यासा किसे कहा जाता था? राइट आंसर है मंगोलों द्वारा लागू किया गया कानूनी और प्रशासनिक नियम, यानी यासा के माध्यम से ही मंगोल शासक शासन करते थे। अगला सवाल है, मंगोलों के सबसे प्रसिद्ध उत्तराधिकारी और चंगेज खान के पोते का नाम क्या था, जिसने चीन में युआन राजवंश की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है कुबलाई खान। यह चंगेज खान के पोते और तुलू के पुत्र थे। अगला सवाल है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना किस युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थी? इसका राइट आंसर है घुड़सवार और त्वरित हमला, यानी इतना जल्दी हमला करते थे कि अगला दुश्मन को मौका ही नहीं देते थे। अगला सवाल है, सिल्क रोड पर मंगोलों के नियंत्रण से किस गतिविधि को सबसे अधिक बढ़ावा मिला? राइट आंसर है व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। अगला सवाल है, मंगोलों साम्राज्य की कौन सी विशेषता थी जिसने उसे अन्य साम्राज्यों से अलग बनाया? राइट आंसर है धार्मिक सहिष्णुता, यानी मंगोल साम्राज्य के लोग धर्म को लेकर के बहुत ही सहिष्णुता थे, यानी उनके अंदर कोई भी धर्म के खिलाफ नफरत नहीं था, वह किसी भी धर्म को अपना लेते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि खास करके मंगोल साम्राज्य के लोग बौद्ध धर्म होते थे, लेकिन बाद में वो ईसाई धर्म को भी कबूल करते हैं और मुस्लिम धर्म को भी कबूल करते हैं। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या था? राइट आंसर है यासा, जो कि एक नियम संहिता था। अगला सवाल है, मंगोलों द्वारा उपयोग किए गए संचार प्रणाली का नाम क्या था? राइट आंसर है याम। अगला सवाल है, यायावर शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य अर्थ है दोस्तों घुमंतु, यानी यायावर का मतलब है घुमंतु। अगला सवाल है, मंगोलों को भारत में किस नाम से जाना जाता था जब वे दिल्ली में बस गए थे? तो उनको नौ मुसलमान कहा जाता था। अगला सवाल है, मंगोल लोग किस धर्म को मानते थे? तो वह बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला सवाल है, बाबर किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर है मंगोल, यानी इसकी माता मंगोल से थी और इसके पिता तैमूर लंग से थे, इसीलिए मंगोल वंश से ही बाबर वंश संबंधित है। अगला सवाल है, चंगेज खान का असली नाम क्या था? इसका नाम था तेमुजिन, जो कि बचपन का नाम था। बाद में यही चंगेज खान बन जाता है, इसी को ही समुद्र खान भी कहते थे। अगला सवाल है, मंगोलों की सरदारों की सभा को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है कुरिलताई। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? इसका राइट आंसर है ओनोन नदी, जो कि मंगोलिया में है, लेकिन दोस्तों इससे मिलती जुलती एक ओनोम नदी है। ओनोम नदी, इसी ओनोम नदी के किनारे गौतम बुद्ध परवज्जा किए थे, यानी वह सन्यासी रूप धारण कर लिए थे। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य में सुरक्षित यात्रा के लिए पास लिया जाता था, जिसे फारसी में क्या कहते थे? तो इसे फारसी में दोस्तों पैजा कहा जाता था। अगला सवाल है, पूरे चीन को मंगोल साम्राज्य में मिलाने वाला कौन था? राइट आंसर है कुबलाई खां। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य में कुबकुर क्या था? राइट आंसर है एक प्रकार का कर था, जो कि खास करके पशु कर था। इसमें अगर किसी के पास 10 घोड़े होते थे तो इसमें से एक घोड़ा मंगोल साम्राज्य को कर के तौर पर दिया जाता था। अगला सवाल है, मंगोल सेना की 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है तुमन कहते थे। अगला सवाल है, मंगोल सैनिक टुकड़ी में चयनित कप्तान को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है नोयान, इसको नोयान कहते थे। और आज का लास्ट सवाल, मंगोल साम्राज्य में बाज किस पर लागू होता था? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।